Hello students and welcome back to my accountancy class. In the last lecture, we have discussed what accounting principles are, what are the accounting concepts and what are the accounting conventions. And we have also discussed the three fundamental accounting concepts. Okay, now in this video, we are going to discuss some other accounting concepts. These are as follows: business entity concept, money measurement concept, accounting period concept, cost concept, dual aspect concept, revenue recognition concept, matching concept, and last one is objectivity concept. So let's start with the business entity concept. Here, entity means body. Okay, एंटिटी मीन्स बिजनेस बिल्डिंग कह लीजिए या बिजनेस बॉडी या बिजनेस यूनिट कह लीजिए। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ओनर है बिजनेस का एंड ये बिजनेस है, ठीक, उसकी बिजनेस। तो ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी और बॉडी। ओके, ओनर और उसका बिजनेस दो अलग अलग सेपरेट बॉडी होते हैं, सेपरेट यूनिट होते हैं। ओके, so according to this concept, owner and business are two separate entity or body. This concept is also known as accounting entity concept. इसे आप business entity concept भी बोल सकते हैं या तो फिर accounting entity concept भी कह सकते हैं। According to this concept, business is treated as separate entity or body distinct from its owner. बिजनेस को एक अलग बॉडी ट्रीट किया जाता है, उसके ओनर से एकदम बिल्कुल अलग। Business should have a completely separate set of books and we have to record business transactions from firm's point of view and not from the point of view of the proprietor. Proprietor means owner. Okay, तो इस पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इस कंसेप्ट के हिसाब से जब हमने मान लिया कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग सेपरेट बॉडी हैं, तो बिजनेस के सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो ओनर के खुद के पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उनको हम अलग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में। ठीक है, we have to record business transactions from firm's point of view. हमें जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम लोग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करेंगे। ठीक है, ओनर से हमें कोई मतलब नहीं है, वो अपना पर्सनल जो भी कर रहा है वो हमें नहीं करना। हम ओनर के अकाउंटेंट नहीं है ना, हम तो बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। तो वही बोल रहे हैं कि हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के पर्सपेक्टिव से नहीं करना होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आप सबको बताया था, कैपिटल। कैपिटल इज treated as liability for the business, क्योंकि ओनर जो है अपना कैपिटल, अपना पैसा बिजनेस को लगाएगा, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, वो लाइबिलिटी होगी। ओनर के लिए तो इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, कैपिटल एग्जाम्पल होता है इस कंसेप्ट का। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। According to this concept, only those transactions and events are recorded in the books of account that can be expressed in terms of money. अब इस कंसेप्ट के हिसाब से ये कंसेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट। इससे नाम से ही पता चल रहा है कि वो चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है, वो ट्रांजैक्शंस, वो इवेंट्स जो हम मनी के फॉर्म में उसको मेजर कर सकें। ठीक है, देखिए, those transactions, only those transactions and events are recorded in the books of account that can be expressed in terms of money. जो भी मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल सुनिएगा। आपके कंपनी में
स्टाफ लड़ाई कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज लड़ाई कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नुकसान है आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो लड़ाई कर रहे हैं उसको आप मनी के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही कहता है कि वो सारे ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करने हैं जिनकी वैल्यू हो, जिनको मनी में एक्सप्रेस किया जा सके। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। Entire life of the business is divided into time intervals for the measurement of the profit of the business. आपके बिजनेस का जितनी भी लाइफ होगी, मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो क्या बताता था कि आपका जो बिजनेस की लाइफ चलती रहती है जब तक वो टाइम नहीं आ जाता, ठीक है। और हमें कुछ नहीं पता होता कि कब हमारा बिजनेस खत्म होने वाला है, ठीक है। तो जब जितनी भी हमारा बिजनेस की लाइफ टाइम है उसको हम छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। हमें अपने प्रॉफिट्स को मेजर करना होता है, तो हम एक एक साल का पीरियड ले लेते हैं, ठीक है। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड। Generally 1 year period is usually adopted for this purpose. हम लोग क्या करते हैं अपने अकाउंटिंग पीरियड, अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में अपने बिजनेस को डिवाइड कर दे, अपने बिजनेस की लाइफ को पूरा डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब छोटे छोटे पीरियड्स में, छोटे छोटे टाइम्स में। जनरली बिजनेस क्या करते हैं, एक एक साल का लेते हैं पीरियड, ठीक है। एक साल मतलब 12 months का पीरियड लेते हैं, ठीक। तो ताकि वो लोग अपने प्रॉफिट को इजीली कैलकुलेट कर सके। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका बिजनेस चल रहा है और जब भी खत्म होगा तब आप प्रॉफिट निकालोगे, तो वो बहुत हैप्पीजार्ड मैनर में हो जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी। तो आप क्या करोगे कि एक एक साल का आप हर साल निकालते चलोगे। तो वही अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि हम लोगों को टाइम इंटरवल बनाना चाहिए अपने बिजनेस का और उस हिसाब से अपने प्रॉफिट को कंप्यूट करना चाहिए। जनरली अ बिजनेस अडॉप्ट्स its financial year beginning on 1st April and ending on 31st March to the next calendar year. जनरली बिजनेस क्या करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो उनकी होती है वो 1st April से स्टार्ट होती है 31st March, अगले साल मतलब अगले कैलेंडर ईयर का जो 31st March होता है वहां तक एक साल हो जाता है, ठीक। 1st April to 31st March ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, बिजनेस का ईयर होता है। जैसे हम लोगों के लिए 1st January न्यू ईयर होता है, वैसे बिजनेस के लिए 1st April न्यू ईयर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है? दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि हिस्टोरिकल माने पुराने पुराने कॉस्ट कंसेप्ट से कुछ रिलेटेड है, ये पुरानी कॉस्ट से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वाज अक्वायर्ड। इस कंसेप्ट के हिसाब से ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हम जब भी एसेट खरीद के लाते हैं, अपना सामान एसेट खरीद के लाते हैं, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं उस प्राइस में जिस प्राइस में हम उसको खरीद के लाए, ठीक। इन अदर वर्ड्स an asset is recorded in the books of accounts at cost price और purchase price। हम अपने एसेट को, लेट्स से मशीन को हम खरीद के लाए, हमें 1 लाख की मशीन पड़ी, तो हम अपनी बुक्स में 1 लाख रिकॉर्ड कर देंगे। अब भले ही आज उसकी कीमत मार्केट वैल्यू में 2 लाख हो गई है या 3 लाख हो गई है, डजेंट मैटर, ठीक है। हमें मार्केट वैल्यू ध्यान सब इग्नोर करना होता है। वी आर सपोज टू इग्नोर द मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है कि हम जो है सिर्फ पुरानी वाली कॉस्ट को ही लेके चल रहे होते हैं, नई जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है?
डुअल का क्या मतलब होता है? डुअल मीन्स डबल. ओके, सो डुअल एस्पेक्ट. According to this concept, every business transaction is recorded as having a dual aspect. हम इस कंसेप्ट के हिसाब से, ये कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि हम जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट. जैसे हम कहते हैं ना, हर सिक्के का दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है. ठीक है, तो ये ये जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, ये यही बोलता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम इस हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं कि उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं. एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक, इसकी एक छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. ये इक्वेशन हम अपने आगे कुछ नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है सीखें, इसको डिटेल में तब हम लोग जानेंगे. अभी के लिए बस इतना समझिए कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. मतलब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, और इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन. अब रेवेन्यू, या ये वर्ड आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट द रेवेन्यू इज, ओके, इन द लास्ट चैप्टर. So revenue is what we call it as revenue receipt, right? So revenue is earned by selling goods और by providing services. हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू वो होता है जब हम अपने गुड्स को बेचते हैं या अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं और उससे जो हमें पैसे मिलते हैं वो रेवेन्यू होता है. ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है? According to this concept, revenue is recognized in the period in which it is earned, irrespective of the fact whether it is received or not. इस कंसेप्ट के हिसाब से बोल रहे हैं कि रेवेन्यू को हम तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं जैसे ही वो होती है, भले ही वो हमें रिसीव हुई हो या ना रिसीव हुई हो कैश में. ठीक, ये कंसेप्ट, यस, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो तब भी हम रिकॉर्ड करते हैं. यस, इट फॉलोज द रूल ऑफ अक्रूअल कंसेप्ट. हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अक्रूअल कंसेप्ट, जो कहता था transactions are recorded when they take place, not when money involves. Okay, मनी नहीं इन्वॉल्व होता था तभी पर भी हम रिकॉर्ड कर लेते थे. तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेवेन्यू को हम तुरंत रिकॉर्ड करेंगे जैसे ही हम उसको अर्न करेंगे, भले ही वो हमको पैसे में मिला हो या ना मिला हो. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखिए. वी गेट एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 1st जनवरी. हमको 1st जनवरी को गुड्स के ऑर्डर मिले. ठीक, हम लोगों का बिजनेस है, हम लोगों को किसी ने ऑर्डर दिया कि हमें इतने गुड्स की जरूरत है, हम ऑर्डर दे रहे हैं, आपको भिजवा दीजिएगा. 1st जनवरी की बात है. फिर 20th जनवरी को हमने गुड्स सप्लाई कर दिया. वी सप्लाइड द गुड्स ऑन 20th जनवरी. 20 को हमने गुड्स जो है उन तक पहुंचा दिया. अब हमें पैसे रिसीव हुए, रिसीव द कैश ऑन 1st अप्रैल. हमें 1st अप्रैल को जो है रिसीव हुआ कैश. तो अब आप बताइए, गेस करिए कि इन तीनों में से कौन से दिन हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में? गेस करिए और बोलिए. ठीक है, यस, you are absolutely correct. We will record on 20th January when goods has been supplied to that person. Okay, the revenue will be deemed to have been earned on 20th January as ownership of good is transferred to another person. ठीक है, अब नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट. अब मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं. According to this concept,
In determining the net profit from business operation, all the costs which are applicable or related to the revenue of the period should be charged against the revenue. अब इस कंसेप्ट के हिसाब से हमें जो भी रेवेन्यू अर्न होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू मतलब क्या, अभी मैंने बताया, जब हम अपने सामान को बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमें रेवेन्यू मिलती है, ठीक है। तो रेवेन्यू हमें एक पूरे पर्टिकुलर ईयर में जितना भी रेवेन्यू अर्न करने में हमारे जो खर्चे हुए हैं, जो कॉस्ट हुए हैं, उसको भी हमें मैच करते हुए अपनी अकाउंटिंग को करनी होती है, तभी हम जाके प्रॉफिट को निकाल पाएंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, हमें जब निकालना होता है नेट प्रॉफिट अपने बिजनेस से, all the cost which are applicable या all the cost which are related to the revenue of the period, सारे कॉस्ट जो रिलेटेड होते हैं रेवेन्यू से should be charged against the revenue. charged against the revenue मतलब हमें जो भी कॉस्ट हुई है उसको अपने रेवेन्यू से माइनस करना होगा, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू, हमें जितना भी पैसा मिला, जितनी भी रेवेन्यू, पैसा छोड़िए, जितनी भी रेवेन्यू मिली उसमें से हम माइनस कर देंगे सारे कॉस्ट को, तो हमें ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यही मैचिंग कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसको एक छोटे एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एक अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक, ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक समझ लीजिए, ओके। तो इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हमने जो भी रेवेन्यू अर्न किया, ठीक है, हमने किसी भी पीरियड में रेवेन्यू अर्न किया, यानी कि हमने गुड्स सोल्ड किए होंगे या सर्विसेज प्रोवाइड किए होंगे, और उसको करते करते हमें जो भी एक्सपेंसेस हुए, जो भी खर्चे हुए, उस रेवेन्यू से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हुए उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो भी रिलेटेड एक्सपेंस हम करेंगे उस पीरियड में उसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये होती है मैचिंग कंसेप्ट, हम रेवेन्यू को मैच करते हुए चलते हैं एक्सपेंसेस के साथ, तभी हम अपना ये नेट प्रॉफिट अपने बिजनेस का निकाल पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने बताया था फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। कोई भी एसेट को जब हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मान लीजिए कि हमने एक एसेट खरीदा था, ठीक है, एसेट था हमारे बिजनेस में और हम उसे यूज करते रहे, इस पूरे अकाउंटिंग ईयर में हमने यूज किया अपना रेवेन्यू को कमाने के लिए, ठीक, रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमने ये एसेट पूरे साल चलाया। तो ये एसेट ये चलाया, जब यूज किया, रेवेन्यू अर्न किया, तो उसमें कुछ खर्चे हुए होंगे। मान लो आपकी मशीन खराब हो गई, आपने रिपेयर करवाया, ठीक, मान ली उसमें ऑयलिंग लगती है, ग्रीसिंग लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत सारी चीजें लगेंगी, वो खर्चे होते हैं, ठीक। तो वो जितने भी हमें रेवेन्यू हुए उस एसेट को कमाते कमाते, और उस एसेट में जितने भी खर्चे हुए वो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने, इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि हम उसी एसेट की वजह से कमाए हैं, रेवेन्यू कमाए हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे कॉस्ट होंगे उसे हम शो करेंगे ताकि हमारा ये नेट प्रॉफिट निकल के आए, ठीक। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। अब ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट देयर मस्ट बी objective evidence of transactions which are capable of verification। अब हम ये कंसेप्ट जो है ये बताता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, उसका एक सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनवॉइसेस, बिल्स एटसेट्रा। हम जब भी कुछ मार्केटिंग करने जाते हैं तो हमें बिल मिलता है, ठीक, तो वो प्रूफ होता है ना कि हमने ये सामान खरीदा। तो वैसे ही
अकाउंटिंग प्रोसेस में भी जब हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन का जो वेरीफाई करे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। और ये एग्जाम्पल्स हैं, ये बिल्स हैं, इनवॉइसेस हैं। जब हम सेल करेंगे तो हम इनवॉइस करेंगे, इनवॉइसेस को देंगे, ठीक है। और बिल्स होते हैं तो परचेज के टाइम पे बिल होते हैं। ओके, तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कितने तरह के कंसेप्ट्स होते हैं और वो सारे कंसेप्ट हमें क्या क्या कहना चाहते हैं, ठीक। और इन्हीं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को चलाते हैं, हम अपने बिजनेस के अकाउंटिंग को करते हैं, अपना अकाउंटिंग प्रोसीजर इन्हीं कंसेप्ट के बेस पर करते हैं। ओके, so hope you have understood everything and kindly note down all the points in your notebook. So keep studying and thank you students. Have a nice day.